आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना बिल्कुल एक नया टॉपिक का नाम है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पेस्टोलिस्ट ग्रुप थे, मतलब कि वो लोग जो कि अपने जानवरों के साथ लगातार मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, इनके लाइफ में ना अब एंट्री मारने वाला है हमारा ब्रिटिश, है ना। और ब्रिटिश चूंकि एंट्री मारने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश कभी किसी का भला चाहा नहीं, तो इनके जीवन को किस तरीके से ब्रिटिश ने नुकसान पहुंचाया इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टॉपिक है आपका कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। मतलब क्या हो गया, उस समय के बारे में पढ़ेंगे जिस समय पे अंग्रेजों का हमारे यहाँ पे कंट्रोल था, और कंट्रोल होने के बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे थे, हमारे पेस्टोलिस्ट ग्रुप लगातार मूव कर रहे थे। तो उसका क्या परिणाम निकला, क्या इन लोगों ने एक्शन लिया अंग्रेजों ने, देखा जाए। देखिए, अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट चेंज्ड ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली का मतलब क्या होता है, अचानक। ड्रामेटिकली का मतलब अचानक नहीं कह सकते आप, धीरे धीरे जो है ना पेस्ट्रोलिस्ट का जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगा। बदलने लगा क्या, अच्छे रूप में बदलने लगा या खराब रूप में? खराब रूप में। अब कैसे क्या बदलाव हुआ, चलिए इन सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहला बदलाव अंग्रेजों ने ये किया कि देयर ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक, यानी कि ये लोग जहाँ पे अपने जानवरों को चराते थे, ये जानवरों को जहाँ पे चढ़ाते थे वो ग्राउंड हमारा क्या होने लगा, धीरे धीरे श्रैंक होने लगा। श्रैंक होने लगा मतलब कब्जा किया जाने लगा, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, उसमें ना 100 ऐसे परिवार रहते हैं जो कि सब कोई गाय बैल भैंस बकरी सब पालता है, और वो सब का सब जाके खुले से मैदान में अपने जानवरों को चराता है। लेकिन अब क्या वो चरा पाएगा? नहीं चरा पाएगा, क्योंकि उस ग्राउंड पे कब्जा कर लिया किसने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने कर लिया। तो उनका ग्रेजिंग ग्राउंड क्या हो गया? श्रैंक हो गया, मतलब कि वो खत्म हो गया। दूसरी बात, देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड, उनके मूवमेंट को भी रेगुलेट किया जाने लगा कि तुम इधर जा सकते हो, तुम उधर नहीं जा सकते, तुम उधर नहीं जाना, तुम इधर चले जाओ, इस तरीके से। यानी कि अंग्रेजों ने इसके मूवमेंट पे भी रोक लगा दिया था। और इन लोगों का मेन काम क्या था? मूवमेंट करते रहना लगातार। लेकिन अब इन लोगों के मूवमेंट पे ही रोक लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया भाई। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज्ड, अब इन सभी से ना टैक्स लिया जाने लगा। टैक्स किसके ऊपर? कि भाई तुम्हारे पास 100 गाय है तो 100 गाय के बदले में तुम हमको टैक्स दो। तुम्हारे पास 100 बकरी है, 100 बकरी के रूप में तुम हमको टैक्स दो। तुम्हारे पास 150 भैंस है, उस 150 के बदले में तुम हमको पैसा दो, टैक्स दो बिना मतलब का। किसको देना है टैक्स? अंग्रेजों को देना है। तो ये भी धीरे धीरे बढ़ गया बिना मतलब का। आगे, देयर एग्रीकल्चरल स्टॉक डिक्लाइंड। एग्रीकल्चरल स्टॉक का मतलब हो गया जो भी ये लोग अपने खेत से उपजाते थे, ये भी धीरे धीरे अंग्रेजों के कब्जे में जाने लगा। अब अंग्रेज क्या कहते थे ना कि देखो भैया, तुमने खेती किया, तुमको 10 बोरी अनाज हुआ, 10 बोरी में से 2-3 बोरी जो है ना हमको तुम अपने यहाँ पे पहुँचा देना टैक्स के रूप में। मतलब कि अंग्रेज जो है ना 2 प्रकार से टैक्स लेते थे, एक अनाज के रूप में और एक पैसे के रूप में। तो अंग्रेजों को मन किया पैसा लेना है तो पैसा ले लेता था, अंग्रेजों को मन किया कि अनाज लेना है तो अनाज ले लेता था। यानी कि जैसे मन किया वैसे इन लोगों ने टैक्स ले लिया। तो इसके पास जो एग्रीकल्चरल स्टॉक हुआ करता था, यानी कि अनाज जो हुआ करता था अपना खेतों से उपजाया हुआ, ये भी अनाज अब धीरे धीरे किसके हाथ में जाने लगा? अंग्रेजों के हाथ में जाने लगा, टैक्स के रूप में कि भैया हमको अनाज दो। उसके बाद देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वेर एडवर्सली अफेक्टेड, और साथ ही साथ ये लोग जो थोड़ा बहुत खरीद बिक्री करते थे, या फिर जो इनका क्राफ्ट वाला बिजनेस था, क्राफ्ट वाला बिजनेस का मतलब हो गया घर में कुछ छोटे लेवल पे बनाना और मार्केट में जाके बेचना, तो ये भी धीरे धीरे इनका अफेक्ट होने लगा, मतलब कि नुकसान इनको भी पहुंचने लगा था। और ये सब का सब कौन कर रहा था मालूम है? ब्रिटिश कर रहा था, ठीक है ना। ऑल दीज इवेंट्स हैपेंड थ्रू अ प्रोसेस विच आर एज फॉलोज, और ये जो पांचों का पांचों आपने देखा कि कैसे कैसे क्या चीज़ हमारा बदला, ये अचानक नहीं हुआ था, ये एक के बाद एक प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो उन्हीं सारे प्रोसेस के बारे में अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है भाई, यानी कि किस तरीके से हमारा चेंजेस आया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपके बुक में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके दिया गया है। मतलब ये हो गया कि पहले क्या बदलाव हुआ, दूसरे बाद फिर सेकंड में क्या बदलाव हुआ, थर्ड में क्या बदलाव हुआ, इन सभी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे आपको मालूम ये चल गया कि 5 अलग अलग प्रकार के बदलाव किए गए थे। उनका ग्रेजिंग ग्राउंड रैंक हो गया था, उनके मूवमेंट पे रोक लगा दिया गया, उनको टैक्स ज़्यादा लेने लगा उनसे, और उनका जो एग्रीकल्चर स्टॉक यानी जो अनाज था, ग्रेन था, वो भी उनसे अब टैक्स के रूप में लेने लगा था। और जो ट्रेड और क्राफ्ट था ये भी धीरे धीरे
ख़त्म होने लगा था उनका। तो अब ये सब कैसे हुआ उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ प्रोसेस थे कुछ, और जो भी होता है क्या वो अचानक होता है? नहीं, उसको होने में टाइम लगता है। तो उन्हीं के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यानी कि पहला क्या हुआ भाई, एक बड़ा बदलाव देखा जाए। पहला बड़ा बदलाव हुआ कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टीवेटेड फार्म्स। ये वाला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम। क्या लिखा हुआ है पहला, द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टीवेटेड फार्म्स। मतलब कितना सिंपल बात यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अंग्रेज ये देखो, हमने यहाँ पे जब भी कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलेंगे ना तो आप इसका मतलब समझिएगा, ये बात कर रहा है किसका, अंग्रेजों का, ब्रिटिश का, जो कि इंडिया में रूल कर रहा था। ठीक है, तो अंग्रेज ये चाहता था कि जितना भी ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पे कि जानवरों को लेके जाते हैं ये लोग चराते हैं, उन सारे ग्रेजिंग लैंड को किसमें कन्वर्ट कर दो, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दो। मतलब कि वहाँ पे अब जानवर जाके नहीं चरेंगे बल्कि अब उसके ऊपर खेती होगा, ये चाहता था अंग्रेज। आगे देखो क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इट्स इनकम। देखो अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेजों के पास पैसा कहाँ से आता था? क्या वो नौकरी करते थे भारत में? नहीं, वो बेसिकली ज़बरदस्ती हम लोगों से टैक्स लेता था। अब टैक्स वो अलग अलग चीज़ों का लेता था। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास ना बहुत जानवर है तो जानवर का वो टैक्स अलग लेता था। आपके पास बहुत ज़मीन है, ज़मीन का वो टैक्स अलग लेता था, जिसको हम लोग लैंड रेवेन्यू भी कहते थे। दूसरी बात, आपके पास यदि कोई नौकरी है तो और आप कुछ पैसा कमा रहे हैं तो उसको उन्हें कि उस पैसे में से भी वो कुछ टैक्स लेता था। मतलब कि अलग अलग प्रकार का टैक्स लेने का उसका तरीका था। लेकिन जो सबसे मशहूर था वो था हमारा लैंड रेवेन्यू। मतलब ये हो गया कि भैया आपके पास ज़मीन है, आपके पास बहुत ज़मीन है, आप ज़मीन के बदले में क्या करो, हमको टैक्स दो। अब वो टैक्स आप अनाज के रूप में भी दे सकते हैं या फिर आप पैसे के रूप में भी हमको टैक्स दे सकते हैं। तो अंग्रेजों का जो मेन सोर्स था इनकम का वो कौन था, लैंड रेवेन्यू था। तो यानी कि वो ज़मीन से टैक्स लेते थे लोगों से। आगे बढ़ते हैं, बाय एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। अच्छा एक बात बताइए पहले, अंग्रेज ग्रेजिंग ग्राउंड को कन्वर्ट करके एग्रीकल्चरल ग्राउंड में वो कन्वर्ट क्यों करना चाहता है? इसलिए करना चाहता है क्योंकि अच्छा एग्रीकल्चरल ग्राउंड यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड में जो वो कन्वर्ट करना चाहता है, कल्टीवेटेड फार्म में जो कन्वर्ट करना चाहता है, क्या उसमें खेती अंग्रेज खुद करेगा? नहीं, वो किसी को दे देगा करने के लिए, लेकिन उससे बदले में क्या लेगा, वो टैक्स लेगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा ग्रेजिंग ग्राउंड है, उसमें गाय भैंस ये सब जाके चरता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देगा, और वो एग्रीकल्चर लैंड किसी आदमी को दे देगा। बोलेगा कि दो, ये ले लो ज़मीन, हमने तुमको दिया और तुम इसके ऊपर क्या करो, खेती करो, लेकिन बदले में हम तुमसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। ठीक है ना। अब जरा सोचिए, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड वो क्रिएट करेगा उतना ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। इसीलिए ये सोच रहा था कि ग्रेजिंग लैंड जो है ना ये फालतू है, इस पर केवल जानवर चढ़ते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, कल्टीवेटेड फार्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब कि इसके ऊपर आप खेती करो और जितना खेती होगा उतना हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। आगे बढ़ते, रेवेन्यू मतलब पैसा बढ़ेगा। उसके बाद इट कुड प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। और उन सारे के सारे ज़मीन पे वही सब चीज़ उगेगा जो इंग्लैंड में ज़रूरत है। और आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ जो है ना हमारे इंडिया से सामान लेके कहाँ पहुँचाता था, इंग्लैंड पहुँचाता था। क्यों? क्योंकि भारत के सामानों का इंग्लैंड में बहुत उस समय पे जलवा था, एकदम क्रेज़ था। क्योंकि हम लोग जो भी उस समय पे सामान इस्तेमाल करते थे ना वो प्योर सबस्टांस इस्तेमाल करते थे हम लोग, कोई मिलावट नहीं। और ये सब का सब वो लोग उत्पादन करके कहाँ भेजना चाहते थे, इंग्लैंड भेजना चाहते थे। और उस समय पे इंग्लैंड में जूट का, कॉटन का, व्हीट का बहुत ही क्रेज़ था। और सबसे खास बात आपको यहाँ पे नहीं लिखा गया है लेकिन वो भी आप जान लीजिए, वो था आपका इंडिगो। उसका भी नील जिसको हम लोग कहते हैं, उसका बहुत क्रेज़ था इंग्लैंड में। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया देखो, ग्रेजिंग ग्राउंड को यानी कि ग्रेजिंग लैंड को पहली बात तो कन्वर्ट करेंगे हम कल्टीवेटेड फार्म में, पहली बात। दूसरी बात, ये कल्टीवेटेड फार्म हम किसी आदमी को दे देंगे और उस पर हम खेती किससे करवाएंगे, जो हम चाहेंगे। ठीक है, खेती भी करवाएंगे हम वही जो हम चाहेंगे, बल्कि जो तुम खेती करोगे उस खेत का कुछ हिस्सा हम तुमको दे देंगे और बाकी जो बचेगा सब हम टैक्स के रूप में ले लेंगे। तो इसमें दिमाग देख रहे हो अंग्रेजों का, है ना। यानी कि सारा मेहनत करें हम और फसल कौन लेके चल जाए, अंग्रेज। उसका कुछ हिस्सा हमको मिलेगा बस अपना घर परिवार चलाने के लिए,
लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। फॉर कॉलोनियल ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिसर, फॉर कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव बिकॉज इट नाइदर प्रोड्यूस रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चरल गुड्स। देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट लिखा गया है, मतलब कि अंग्रेजों के लिए जितने भी जमीन अनकल्टिवेटेड थे, मतलब कि जिस जमीन पे फसल नहीं उग रहा था, जिस जमीन पे खेती नहीं किया जा रहा था, वो सारा का सारा जमीन इसके नज़र में कैसा था, अनप्रोडक्टिव था। क्योंकि इनका मानना था कि भाई ज़मीन तो खाली पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, वो पैसा भी हमको क्रिएट करके नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पे एक लाइन में यदि बताना चाहें तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अंग्रेज उन सारे के सारे ज़मीन को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना चाहता था, जिसके ऊपर खेती नहीं हो रहा था, जिसके ऊपर केवल जानवर जाके चर रहे हैं। उस पर क्या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है उसको? नहीं, केवल जानवर चर रहे हैं। तो अंग्रेज चाहता था कि जितने भी फालतू ज़मीन है जिस पे केवल जानवर जाके चर रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दो, ताकि इससे रेवेन्यू भी हमारा बढ़ेगा, अनाज भी पैदा हो जाएगा। ये अंग्रेजों का मानना था। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड दैट नीडेड टू बी ब्राउड अंडर कल्टिवेशन। तो जितने भी खाली ज़मीन थे जिस पर खेती नहीं होता था, अंग्रेज उसको क्या समझता था, वेस्ट लैंड समझता था, और वो ये मानता था कि उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि उसके ऊपर खेती बाड़ी हो सके। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद और क्या कहा गया, फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल्स वेयर पुट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब 19th सेंचुरी के मिड में, मतलब कि 1850 के आसपास, 1850 के आसपास अंग्रेजों ने लाया वेस्ट लैंड रूल्स। अब ये वेस्ट लैंड रूल क्या था देखा जाए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर एंड गिवन टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स फॉर कल्टिवेशन फॉर ब्रिटिशर्स। मतलब कि वेस्ट लैंड रूल में ये नियम लगा दिया कि जितने भी खाली ज़मीन पड़े हुए हैं जिस पे कोई खेती नहीं हो रहा है, उस ज़मीन को अंग्रेज अपने कब्जे में लेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो ज़मीन किसको दे देगा, किसी खास इंसान को दे देगा, और खेती करने के लिए। और वो खेती किसके लिए करेगा, अंग्रेजों के लिए करेगा। यही था हमारा वेस्ट लैंड रूल। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछ लेगा आपसे, 1 मार्क्स में ये चीज़ पूछा जाएगा। बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट लैंड रूल्स, तो बताइएगा कि वेस्ट लैंड रूल के तहत अंग्रेज वो सारे के सारे ज़मीन अपने कब्जे में ले लेता था, जो ज़मीन खाली होता था, जिसके ऊपर खेती नहीं हो रहा होता था, वो ज़मीन अपने कब्जे में लेके वो ज़मीन किसी खास इंसान को दे देता था, और उस पर खेती वो वही करवाता था जो अंग्रेज चाहता था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन मीन्स द डिक्लाइन ऑफ पास्चर लैंड एंड अ प्रॉब्लम फॉर पेस्टोलिस्ट। अब देखिए, कल्टीवेशन हमारा बढ़ रहा था, यानी कि खेती बाड़ी बढ़ रहा था, लेकिन घट क्या रहा था, पास्चर लैंड घट रहा था। मतलब कि आप खेत पे आप ज़मीन पे खेती बाड़ी तो करवा दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हमारा जानवर जाके चरेगा फिर कहाँ पे, है कि नहीं। और यहाँ पे समस्या किसको हो जाएगा, पेस्टोलिस्ट को हो जाएगा। यहाँ पे फ़ायदा किसको हो गया, अंग्रेज़ों को। नुकसान किसको हो गया, पेस्टोलिस्ट को हो गया। क्यों, क्योंकि अब ये जानवर अपना चरा नहीं पा रहे हैं बेचारे, ज़मीन को प्रोटेक्टेड कर दिया गया, ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया गया, तो ये समस्या यहाँ पे पेस्टोलिस्ट को हो गया। तो ये हमारा पहला कारण था जिसके वजह से पेस्टोलिस्ट को समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड में हमारा क्या है, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद फिर हमारा फोर्थ है। चलिए एक कर लेते हैं इस क्लास में, और हम लोग फर्स्ट हम लोगों ने किया, सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड और फोर्थ अगले वाले क्लास में कर लेंगे। सेकेंड में क्या कहा गया है, फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वेयर पुट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे अंग्रेज जो है ना अलग अलग जगहों पर फॉरेस्ट एक्ट भी लगाने लगा। फॉरेस्ट एक्ट क्या था, फॉरेस्ट एक्ट देखा जाए यानी कि जंगल वाला कानून। क्या था कानून, देखो, थ्रू दीज फॉरेस्ट एक्ट सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस वैल्यूएबल टिम्बर लाइक दियोडर और साल वेयर डिक्लेयर्ड रिजर्व। मतलब कि कुछ ऐसे जंगल जिस जंगल में बड़े बड़े टिम्बर के पेड़ हुआ करते थे, और टिम्बर का पेड़ मतलब होता है बहुत ही लंबा पेड़ और बहुत ही सीधा पेड़, है ना। और टिम्बर का एग्जांपल यदि आप बोलना चाहें तो दियोदर कह सकते हैं, साल कह सकते हैं, ये सब हमारा टिम्बर होता है। अच्छा, टिम्बर का क्या इस्तेमाल करते थे अंग्रेज लोग, जहाज़ बनाने में, शिप बनाने में, और रेलवे ट्रैक के नीचे जो आप लगाते हैं, अब तो वो सीमेंट का लगने लगा है, हाँ, स्लीपर बनाने के लिए। मतलब कि स्लीपर बेसिकली जो सीट उठ होता है ना ट्रेन में बैठने के लिए,
उसमें ये लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। और आज आप देखेंगे तो दो पटरी के बीच में सीमेंट का सिल्ली लगा हुआ था नीचे, लेकिन पहले क्या होता था, लकड़ी का सिल्ली होता था। तो उसके लिए ये लोग टिम्बर का इस्तेमाल बहुत करते थे। तो जिस जंगल में बड़े बड़े टिम्बर उगा करते थे, उस जंगल को क्या कर दिया इन्होंने, रिजर्व कर दिया। रिजर्व कर दिया मतलब कि वहाँ पे बिना परमिशन के आप इंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉरेस्ट एक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट एक्ट क्या था। तो फॉरेस्ट एक्ट ये था कि अंग्रेजों ने उन सभी जंगलों में पाबंदी लगा दिया था जिस जंगल में बड़े बड़े टिम्बर उगा करते थे, ठीक है ना। रिजर्व कर दिया उसको कि बिना परमिशन का आप उसमें नहीं जा सकते हैं। जाना है तो आपको अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नो पेस्टोलिस्ट वेयर वाज अलाउड टू एक्सेस दिस फॉरेस्ट। किसी भी पेस्टोलिस्ट को परमिशन नहीं था, किसी को अलाउ नहीं था कि जाके वो उस जंगल में अपने जानवरों को चढ़ा सके या फिर वहाँ पे वो इंटर कर सके। किसी को परमिशन नहीं था क्योंकि उसको रिजर्व कर दिया गया। आप जाएंगे तो आपको मारा पीटा जाएगा, आपको सज़ा मिलेगा। तो कोई भी बेचारा डर से जाता नहीं था। अदर फॉरेस्ट वेयर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड। कुछ जंगलों को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, यानी कि रिजर्व कर दिया कि भैया ये रिजर्व है, कोई इसमें नहीं जाएगा। और दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया। प्रोटेक्टेड का मतलब हो गया कि इसको बचाना है। जैसे पहले क्या होता था ना कि पेस्टोलिस्ट लोग जंगल जाते थे अपने जानवरों को चराने के लिए, और वहाँ से वो लोग काट वाट के भी कुछ पेड़ पौधे लेके आ जाते थे अपने घर में जलाने के लिए, भोजन वोजन बनाने के लिए। लेकिन अब उसको भी क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया कि नहीं, अब तुम कुछ भी काट के जंगलों से नहीं ला पाओगे बिना परमिशन के। तो यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या किसको हो गया, पेस्टोलिस्ट को हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन दीज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट द मूवमेंट्स ऑफ पेस्टोलिस्ट वेर रेस्ट्रिक्टेड। चाहे बात हो रिजर्व का, चाहे बात हो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, दोनों प्रकार के जंगलों में पेस्टोलिस्ट के एंट्री पे रोक लगा दिया। कहा कि नहीं, बिना तुम परमिशन के नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। आगे फिर इसमें लिखा गया है दीज फॉरेस्ट एक्ट्स चेंज्ड द लाइव्स ऑफ पेस्टोलिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, इस फॉरेस्ट एक्ट ने क्या कर दिया, पेस्टोलिस्ट के लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। आप खुद सोचिए, जिसका जीवन यापन पहले जंगलों पे ही निर्भर हुआ करता था, अब उसको जंगलों में ही जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात, इसका जीवन क्या हो गया, पूरी तरीके से बदल दिया आपने, खराब कर दिया बेचारा, अब कुछ कर नहीं पा रहा है। आगे, दे वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट दैट हैड अर्लियर प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फूड फॉडर फॉर देयर कैटल। तो उन सभी प्रकार के जंगलों में इनको रोक लगा दिया जिन जंगलों में ये पहले जाया करते थे, अपने जानवरों को चराया करते थे, और वहाँ से कुछ जानवर के लिए अपने घास भूसा ये सब भी लाते थे। अब ये लोग नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए तो बेसिकली एक शब्दों में, एक लाइन में कहा जाए तो यहाँ पे फ़ायदा तो ब्रिटिश को हो रहा था, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमारे पेस्टोलिस्ट को हो रहा था, आम किसान को हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। और इसमें कहा गया है दे नीडेड परमिट फॉर एंट्री। मान लीजिए यदि उनको रिजर्व फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में यदि एंट्री लेना होता था ना, तो इनको परमिशन लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था कि भैया हम जाना चाहते हैं, क्या परमिशन है। बोल देता था अंग्रेज की नहीं परमिशन नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं, बोल दिया कि परमिशन है तो आप जाते थे। लेकिन परमिशन वो जल्दी नहीं देता था किसी को, क्यों देगा परमिशन भाई, है ना। आगे, द टाइमिंग ऑफ देयर एंट्री एंड डिपार्चर वाज स्पेसिफाइड। मान लीजिए किसी को परमिशन मिल भी गया कि हाँ तुम जंगलों में जा सकते हो, तो जंगलों में आप जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन खास टाइम के लिए। देखो, एंट्री एंड डिपार्चर, आप किस टाइम पे जाएंगे और किस टाइम पे जंगल से आप बाहर निकल जाएंगे, ये सब भी अंग्रेज तय करता था। अच्छा एक बात बताइए, क्या अंग्रेज फ्री में जाने देता होगा जंगलों में? बिल्कुल भी नहीं। आप जंगलों में आपको जाने का परमिशन मिल रहा है, इसका मतलब आप पहले टैक्स चुकता करो, टैक्स पे करो, उसके बाद हम आपको जंगलों में जाने का परमिशन देंगे, मौका देंगे। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डेज दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वाज आल्सो स्पेसिफाइड। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा था कि भैया तुम जंगल तो जा रहे हो, लेकिन कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितने समय के लिए जा रहे हो, पहले वो हमको बता दो। और यदि उससे ज़्यादा तुम रहेगा जंगल में तो फिर आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि भुगतान आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, एज अ पनिशमेंट कह सकते हैं आप, ठीक है ना। फाइन कह सकते हैं, पनिशमेंट नहीं, फाइन एक अच्छा वर्ड है। उसके बाद इफ़ दे ओवर स्टेड दे हैड टू पे फाइन्स। और मान लीजिए यदि, जैसे सपोज कीजिए कि हम एक छोटा मोटा पेस्टोलिस्ट है, हमारे पास कोई जानवर है और हम अपने जानवरों को लेकर जंगल में गए, हमने कहा कि भैया हम मात्र 5 दिन रहेंगे और हम रह गए 6 दिन, तो आपको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ता था, ठीक है ना। और यदि नहीं देंगे तो फिर आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, है ना। इस तरीके से ये सब चीज़ हमारा उस समय पे हुआ करता था। तो ये हमारा सेकंड कारण हो गया। अच्छा, ये जो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ रहे हैं,
हालांकि फर्स्ट सेकंड अभी हम लोगों ने पढ़ा, थर्ड फोर्थ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे हमारे पेस्टोलिस्ट का जीवन चेंज होता चला गया, अफेक्ट होता चला गया, यानी कि एक अच्छाई से खराब की ओर हमारा पेस्टोलिस्ट लाइफ चलता चला गया। तो ये सब किसके वजह से हो पाया? अंग्रेजों की वजह से हो पाया। तो अंग्रेज यदि इन लोगों पे कमांड नहीं करते तो ये लोग अपना जीवन इस तरीके से खुशी से बिता सकते थे, लेकिन इसके ऊपर पाबंदी लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना? तो ये हमारा 2 कारण हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा और चौथा कारण हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।